हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपका अपना दोस्त आपके अपने चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि टर्म 2 का पार्ट है, जिसमें पहला वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और लाइट बेंडिंग कैसे होती है अगर वो रेयरर से डेंसर या डेंसर से रेयरर में जाती है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। आज हम लोग जो सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी रिफ्रैक्शन के जो दो लॉज हैं। पहले लॉ को देखेंगे, दूसरे लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ के भी नाम से जानते हैं, तो दोनों लॉ को हम लोग समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप थ्योरी के हिसाब से देखेंगे तब भी और न्यूमेरिकल के हिसाब से देखेंगे तब भी, तो इसका समझना बहुत जरूरी है। साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि क्रिटिकल एंगल्स क्या होता है इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट और टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। ये सारे नोट्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं। पहला लॉ क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल होता है, तीनों जो होता है एक ही सरफेस के एक ही पॉइंट पर होता है, जिसको देखिए मैं लिखा हूं द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यानी एक ही प्लेन के ऊपर इंसिडेंट रे और उसी प्लेन से रिफ्रैक्टेड रे भी जाती है और उसी प्लेन पे नॉर्मल भी होता है, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। वेरी गुड, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, वैसे डायग्राम के थ्रू इसको मैं समझाया भी था, अगर आप मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सेकेंड जो लॉ है वो क्या है, स्नेल्स लॉ, यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकेंड लॉ भी इसको बोल सकते हो, इसी को स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो स्नेल्स ने क्या बोला भाई, देखिए द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द टू गिवन मीडिया। यानी अगर दो अलग अलग मीडियम है, एक रेयरर हो और एक डेंसर हो, दोनों के लिए अगर इंसिडेंट एंगल को आई माने, रिफ्रैक्शन एंगल को आर माने, तो इनका अगर साइन ले, यानी साइन के साथ आई लिखे और साइन के साथ आर लिखे, दैट मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर, दोनों क्या होता है, एक कांस्टेंट के बराबर होता है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको डिनोट कैसे करते हैं, दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय 1 म्यू 2। ठीक है, रिफ्रैक्ट इसको हम लोग कैसे बोलते हैं कि एंड इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इसको ऐसे रीड करते हैं, 1 म्यू 2 क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। यानी आपको मेनली बस ये याद रखना है, स्नेल्स लॉ क्या है भाई, कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल का साइन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, दैट मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी को म्यू 2 अपॉन म्यू 1 भी लिखते हैं, या इसी को शॉर्ट में 1 म्यू 2 भी लिखते हैं। दैट मीन्स फिर से बता दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, दैट्स ऑल। ये आपका हो गया स्नेल्स लॉ। अब चलिए टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी बात को हम लोग एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। समझ लो कि हमारे पास ये दो मीडियम है, यहाँ पर भी दो मीडियम है, यहाँ पर भी दो मीडियम है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, इसको हमने मीडियम 1 माना और इसको मीडियम 2 माना, यानी ऊपर वाला जो है वो मीडियम 1 है और नीचे जो मीडियम 2 है। तो अगर हम लोग इस एंगल को, इंसिडेंट एंगल को I1 मान ले, इसको R1 मान ले, इसको I2, इसको R2, इसको I3, इसको R3, तो इस तरीके से अगर यहाँ पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएं तो क्या होना चाहिए भाई, इंसिडेंट एंगल के साथ साइन लिखना है, दैट मीन्स साइन I1, और रिफ्रैक्शन एंगल के साथ साइन लगाना है तो साइन R1। सिमिलरली साइन I2 अपॉन साइन R2, सिमिलरली साइन I3 अपॉन साइन R3, यानी ये तीनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा ही आप देखोगे कांस्टेंट ही आएगा। इस तरीके से भी आप स्नेल्स लॉ को समझ सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब चलिए आगे हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको TIR बोलते हैं। उसको पढ़ने के पहले आपको एक टॉपिक है क्रिटिकल एंगल, जिसको मैं इसी वीडियो में कवर कर दे रहा हूँ। क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप क्रिटिकल एंगल नहीं समझोगे तो TIR आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो बच्चा पार्टी देखिए, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, the angle of incident in denser medium for which angle of
रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। देखिए क्रिटिकल एंगल समझने के पहले सबसे पहले आपके पास दो मीडियम होना चाहिए, एक रेयरर होना चाहिए, एक डेंसर होना चाहिए, और जो लाइट है वो हमेशा डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात, रेयरर से डेंसर में नहीं, हमेशा क्रिटिकल एंगल बनने के लिए एंगल जो होना चाहिए वो तो 90 डिग्री होना चाहिए, भी मैं समझाऊंगा कैसे होना चाहिए, लेकिन हमेशा आपको ये बात याद रखना है कि हमेशा जो लाइट है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में ही जानी चाहिए, और रेयरर से डेंसर में जाएगी तो ये हैपनिंग नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए लाइट यहाँ पर दो मैंने मीडियम लिया है, एक रेयरर मीडियम, ऊपर वाला मीडियम रेयरर है, नीचे वाला डेंसर। देखिए डेंसर मीडियम से लाइट आप पास करा रहे हो, तो बोल रहा है कि हम लोग नॉर्मल के साथ कितने एंगल पर लाइट को इंसिडेंट कराएं डेंसर मीडियम में, कि रेयरर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो वो 90 डिग्री हो, उसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। फिर से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप दो मीडियम लोगे, एक डेंसर मीडियम, एक रेयरर मीडियम, हमेशा लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगा, और आप डेंसर मीडियम में लाइट को कितने एंगल पर इंसिडेंट करो, यानी ये जो एंगल है इसको हमने आईसी लिया है, जिसको क्रिटिकल एंगल ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नॉर्मल के साथ हम लोग डेंसर मीडियम में कितने एंगल पर लाइट इंसिडेंट करें, कि रेयरर मीडियम देखिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ देखिए रे ऑफ लाइट ऐसे निकल रही है। ठीक है, तो ये देखिए जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। तो इसी बात को मैं लिखा हूं, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। यानी इंसिडेंट एंगल के उस वैल्यू के लिए जिसके लिए रेयरर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो वो 90 डिग्री हो, तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तो ये जो इंसिडेंट एंगल है बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ टू मीडिया इन कॉन्टैक्ट। यानी आप जो मीडियम यूज कर रहे हो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 लिए हो, या रेयरर या डेंसर ले रहे हो, इन दोनों मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्रिटिकल एंगल कितना बनेगा। हर अलग अलग मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल बच्चों अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे ग्लास के लिए अलग रहेगा, वाटर के लिए अलग रहेगा, एक्सेट्रा। अब चलिए इसी बात को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अगर हम लोग यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा लें, तो आप देखिए स्नेल्स लॉ कैसे लगाओगे वो भी एक मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। हमेशा आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू क्या करोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल लोगे, और यहाँ पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू करस्पॉन्डिंग एंगल लोगे। तो इस तरीके से आप स्नेल्स लॉ को लगा सकते हो। तो देखिए नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना IC है, तो लिखोगे μ2 sin IC, यानी इसके साथ साइन एंगल के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू इसके साथ साइन के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स μ2 sin IC इज इक्वल्स टू μ1 sin R। अगर आप ऐसे करके करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, तो μ2 sin IC इज इक्वल टू μ1 साइन आर की जगह यहाँ पर कितना 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हमने 90 डिग्री पुट किया, और आपको पता है कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। दैट मीन्स μ2 साइन INC इज इक्वल टू μ1 हो गया, और अगर हम लोग साइन IC का वैल्यू कराएं बताएं तो μ2 से इसको डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स साइन IC इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ है आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेयरर मीडियम जो हमने μ1 लिया है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यहाँ पर देखिए मैं ऑलरेडी लिखा हुआ हूँ, जो μ1 है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम है, वैसे जो μ2 है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, डेंसर मीडियम है। अब बात आपको याद रखना है, अगर μ1 का वैल्यू μ2 से छोटा हो, अगर μ1 का वैल्यू μ2 से छोटा हो, मतलब न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो 1 से छोटा होगा। समझ सकते हो, अरे भाई ऊपर का वैल्यू छोटा है, नीचे का वैल्यू बड़ा है, तो हमेशा नंबर वो 1 से छोटा ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो साइन IC का वैल्यू होगा फिर वो भी 1 से छोटा होना चाहिए। तो इस तरीके से इस बात को हम लोग फिर से बोल सकते हैं कि जो साइन IC का वैल्यू है वो 1 से छोटा होगा ऑलवेज। क्यों ऐसा, हमेशा हमें क्यों बोलते हैं कि हमेशा, क्योंकि भाई जो μ1 है वो रेयरर मीडियम है, तो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा छोटा होता है और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा बड़ा होता है। इस वीडियो में आपको बताया स्टार्टिंग में और लास्ट वाले वीडियो में बताया था। तो अगर μ1 का वैल्यू μ2 से छोटा है तो दैट मीन्स जो क्रिटिकल एंगल होगा वो हमेशा 1 से छोटा ही होगा, यानी साइन IC का वैल्यू 1 से छोटा होगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग ये बोलें कि μ1 इज एयर रेयरर मीडियम, देन μ1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर हम लोग जो रेयरर मीडियम है उसको एयर कंसीडर कर लें, यानी रेयरर मीडियम अगर एयर मान के चलें, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, μ1 का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। जो आपका फार्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, साइन IC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन μ2। तो μ2 को चलो हम लोग म्यू मान लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बोल दिया कि μ2 को चलो म्यू मान लेते हैं और μ1 को 1 मान लेते हैं। तो उस कंडीशन में साइन IC का वैल्यू 1/μ होगा, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो आपको याद रखना ये फार्मूला जो आपको रेड कलर बॉक्स में दिख रहा है, आपको याद रखना, न्यूमेरिकल के समय बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि अगर क्रिटिकल एंगल का केस आएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दिया होगा तो इस तरीके से इस फार्मूले का यूज़ करके आप क्रिटिकल एंगल को निकाल सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस टॉपिक को अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।